जय हिंद। नमस्कार साथियों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने YouTube पर रियासतों की एक सीरीज स्टार्ट की थी, यहाँ हम उसके अंतिम चरण पर आ गए हैं। इसके पूर्व आपको सभी रियासतें पढ़ाई जा चुकी हैं। यहाँ पर आज इस लेक्चर में हम बुंदेलखंड की रियासत के बारे में जानेंगे। आपका यहाँ पर यूनिट 5 जो है पेपर 1 पार्ट ए का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। सारी रियासतें कवर करा दी गई हैं। इन रियासतों को पढ़कर आप 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करेंगे हम बुंदेलखंड के रियासत के बारे में। अब बात ये आती है कि बुंदेलखंड शब्द कहाँ से आया, तो ये क्षेत्र कौन सा था। तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो यहाँ पर जब महाजनपद का काल आता है और महाजनपद के काल में जो चेदी जनपद होता है, वही क्षेत्र आज की डेट में क्या है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अब चेदी जनपद की बात करें, चेदी जनपद के बाद आती है बात, तो यहाँ पर मौर्य ने, शुंग शासक ने, गुप्त काल के शासकों ने, अलग अलग वंश के शासकों ने क्या किया है, यहाँ पर शासन किया है। इसके बाद जब यहाँ पर प्राचीन भारत का समय काल समाप्त होता है, उसके बाद जब मध्यकाल का समय चालू होता है, तो यहाँ पर चंदेल वंश के शासकों ने अपना शासन किया है। आपको पता है कि चंदेल वंश के प्रथम शासक जो संस्थापक थे वो थे नन्हुक, और उन्होंने क्या किया था, 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर यह हो गया, यहाँ पर इसका इतिहास था। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी की बात है। 14वीं शताब्दी में क्या होता है कि जो काशी के गहरवार राजपूत हैं, काशी के गहरवार राजपूत हैं, वो क्या करते हैं, वो इस क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। और ये क्षेत्र कहाँ था, विंध्य प्रदेश के क्षेत्र में जब आकर रहते हैं, और आने के पश्चात ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं बुंदेला कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि जो मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, या बुंदेला शासक जो थे वो कहाँ से आए थे, तो वो आए थे काशी के गहरवार वंश के। ठीक है, और वो कहाँ आकर बस गए, विंध्य प्रदेश में आकर बस गए, और यहाँ पे बसने के पश्चात ये अपने आप को क्या कहने लगे, बुंदेला कहने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक महू महोनी का क्षेत्र है। महू महोनी के क्षेत्र में क्या होता है, एक राज्य की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना करते हैं वीर बुंदेला के द्वारा। अब वीर बुंदेला क्या कहिए, इसकी स्थापना कर दिए, तो यहाँ पर एक रियासत की पृष्ठभूमि जो है होती है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, महू महोनी का जो क्षेत्र है वो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो आप देखेंगे क्षेत्र, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, जो रेड कलर की बाउंड्री है, ये बाउंड्री कहलाती है पूरी की पूरी क्या, ये कहलाती है बघेलखंड रियासत, है ना। इसी रियासत के अंदर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुल रियासत की बात करें, तो कुल रियासत कितना हुआ, कुल 15 रियासतें थी। ठीक है, 15 रियासतें में 2 रियासत कहाँ की थी, यूपी की थी, और बाकी की 13 रियासत कहाँ थी, 13 रियासतें थी, वो थी मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो 2 रियासतें थी, वो 2 रियासतें कौन सी थी, तो यहाँ पे झांसी रियासत और जालौन रियासत। झांसी और जालौन रियासत हम देखते हैं, तो ये कहाँ की थी, ये यूपी में थी, यूपी राज्य में थी। और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर छतरपुर रियासत, पन्ना रियासत के अतिरिक्त शाहगढ़ रियासत, बिजराहोगढ़ रियासत, पन्ना रियासत, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग रियासतों ने अपना शासन किया और स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखी है कि बुंदेलखंड में कुल 15 रियासतें थी, और जिसमें से 13 रियासतें मध्य प्रदेश में और 2 रियासतें कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में स्थित थी। ठीक है, अब अगर हम प्रमुख रियासतों की बात करें जो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश की रियासतें ही पढ़नी है, तो यहाँ पर जो प्रमुख रियासतें थी वो थी ओरछा रियासत, पन्ना रियासत, छतरपुर रियासत, चिरगांव रियासत, मौधा रियासत, उसके बाद जैतपुर, अजयगढ़, दतिया, विजय राघवगढ़ और गरौली। इस तरीके से ये क्या थी, बुंदेलखंड रियासत की प्रमुख रियासतों के रूप में हमें जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ चालू करेंगे आज ओरछा रियासत के बारे में। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पर सभी रियासतों के बारे में जानेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरछा रियासत के बारे में। तो यहाँ पर हम ओरछा रियासत की बात करें, तो ये जो इसका क्षेत्र था, ये था बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, मतलब बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होगा, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओरछा रियासत के बारे में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ठीक है, तो रुद्र प्रताप सिंह जो बुंदेला थे वो इसके फाउंडर थे। उन्होंने ओरछा रियासत की क्या की, स्थापना की। अब इसके विभिन्न प्रकार से शासक हुए, आगे आकर हमें और शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी शासकों के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि किन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया और किस तरीके से क्या हुआ, कार्य किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के बारे में। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला की अगर हम बात करें, तो इनका शासनकाल था 1501 से लेकर 1531 ईस्वी तक।
क्या समय काल है? 1501 से लेकर 1531 तक। इन्होंने अपना जो राज्य का विस्तार किया था वो किया था कालिंजर से लेकर कालपी तक। तो यहाँ पे इनका जो शासन था वो था कालिंजर से लेकर कहाँ तक? कालपी तक। इन्होंने क्या किया? स्टार्टिंग में अपना ओरछा रियासत का क्या किया? विस्तार किया। ठीक है, ये किसके समकालीन माने जाते हैं? तो आपको पता होगा कि 1526 ईस्वी में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस प्रथम युद्ध के दौरान लोधी रियासत के जो शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी हो गए, और साथ ही साथ इनके जो भाई थे, वो बड़े भाई पिताजी थे, वो थे सिकंदर लोधी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये किसके शासनकाल के थे? तो ये किसके समकालीन थे? ये थे सिकंदर और इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। ठीक है, इन्हें ओरछा रियासत का संस्थापक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के बारे में आप आराम से 3 मार्कर के रूप में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके बाद जो शासक बनते हैं वो होते हैं भारती चंद्र। तो भारती चंद्र ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था वो था, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। बुंदेलखंड जो क्षेत्र था, बुंदेलखंड में ओरछा रियासत की राजधानी थी ओरछा। ठीक है, तो पूरे बुंदेलखंड की राजधानी क्या हो गई? ओरछा हो गई। इन्होंने इस्लाम शाह से जतारा जीत लिया। तो भारती चंद्र ने क्या किया था? इस्लाम शाह से जतारा में विजयी प्राप्त करी। इसके साथ जो इनके कुछ निर्माण भी किया इन्होंने, जहाँ पे प्रमुख था यहाँ पे ओरछा का दुर्ग हो गया, रानी महल हो गया, राज मंदिर हो गया। ये इन्होंने क्या किया था? मुख्य तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये निर्माण कार्य कराए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बाद में शासक बनते हैं मधुकर शाह। तो मधुकर शाह के समय काल में क्या हुआ कि यहाँ पर गढ़ा के सूबेदार सादिक खां का आक्रमण होता है। तो गढ़ा के सूबेदार सादिक खां का क्या होता है? यहाँ पर आक्रमण होता है। आक्रमण के पश्चात अगर देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने मुगल बादशाह अकबर के साथ भी क्या किया है? अकबर के साथ भी इनका संघर्ष हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुगल बादशाह अकबर के साथ संघर्ष होता है। इन्होंने जो अपने राज्य का विस्तार किया वो किया था, इन्होंने सिरोंज, ग्वालियर, नरवर, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया? विजय प्राप्त करी थी। जो भी उसके समय पर संघर्ष हुआ या जिनके विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया, तो यहाँ पर इन्होंने सिरोंज जीत लिया, ग्वालियर जीत लिया और नरवर जीत लिया। फिर इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण जो होते हैं ओरछा रियासत के, वो होते हैं वीर सिंह देव। अब वीर सिंह देव की कहानी शुरू होती है। ये क्या होते हैं? ये जहांगीर के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। अब जहांगीर ने इनको बताया कि क्या किया जाए? अबुल फजल की हत्या कर दी जाए। तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव ने क्या किया? 1602 ईस्वी में अबुल फजल की क्या कर दी? हत्या कर दी। यहाँ पे अबुल फजल की हत्या हो जाती है। इसके बाद अकबर को बहुत गुस्सा भी आता है और अकबर क्या करता है? जहांगीर को भगा देता है। लेकिन उसकी माँ के कहने से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जहांगीर उसे माफ कर देता है। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पर जहांगीर ने वीर सिंह देव को ओरछा का शासक भी नियुक्त कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया? अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल की उसने क्या किया? हत्या कर दी। तो यहाँ पर जहांगीर ने क्या किया? वीर सिंह देव को ओरछा का शासक भी नियुक्त कर दिया। और यहाँ पे अब शासक कौन हो गए हैं? वीर सिंह देव। इनकी कुछ उपलब्धियां भी थी, इन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में काफी काम किया था। तो यहाँ पर जो वीर सिंह देव के स्थापत्य में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे योगदान की बात करें तो इन्होंने बुंदेली स्थापत्य शैली का जन्म किया। अब बुंदेली स्थापत्य क्या होता है या किस तरीके से काम किया उन्होंने या क्यों नया नाम रखा गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर मुगल की बात करें, मुगल प्लस यहाँ पर राजपूत। तो मुगल और जब राजपूत शैली को मिला दिया गया तो इन दोनों शैलियों को मिलाने के बाद जो नई शैली बनी उसे बोला जाता है बुंदेली शैली। ठीक है, उसे क्या बोला गया? बुंदेली शैली बोला गया। ठीक है, इसके बाद जहांगीरी महल का भी निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया। वो कहाँ करवाया? ओरछा में करवाया। 52 इमारतों का निर्माण कराया। करेरा किला का निर्माण इन्होंने शिवपुरी में कराया। धामोनी किला, ये भी पता है आपको, सागर जिले में कराया गया। केशवराव मंदिर भी था निर्मित किया इनके द्वारा, और झांसी का किला भी इनके द्वारा निर्मित किया गया। तो इस तरीके से वीर सिंह देव ने अपना स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इसके बाद और विभिन्न शासक बने। विभिन्न शासकों को जिनका कोई उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं था इसलिए हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं विक्रमजीत सिंह। तो विक्रमजीत शासन कब बंद करते हैं? वो 1783 ईस्वी में टेहरी टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1783 ईस्वी में क्या किया? टेहरी टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बना दिया। 1812 में इन्होंने अंग्रेजों से सुरक्षा संधि कर ली। मतलब यहाँ पे कुछ नियम निर्धारित किए गए जिसके तहत यहाँ पर अब कोई भी राज्य आक्रमण नहीं करेगा, अगर करता है तो यहाँ पर अंग्रेज उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दुर्गों व गढ़ों का भी निर्माण करवाया गया, जहां पर इन्हें पुरुषोत्तमगढ़, बामोरी और बड़ा गांव, इन दुर्गों और गढ़ों का निर्माण विक्रमजीत के द्वारा यहां पर कराया गया। इनके ही समय काल में क्या होता है? बघाट का युद्ध होता है, जो होता है 1816 ईस्वी में।
तो यहाँ पर जो युद्ध होगा वो होगा विक्रमजीत और बघाट जागीरदार गंधर्व सिंह के मध्य में। ठीक है, इनके बीच जब युद्ध होता है तो यहाँ पर मध्यस्थता कराने के लिए आते हैं अंग्रेज, और यहाँ पे वो मध्यस्थता कराते हैं, और मध्यस्थता कराने के पश्चात भी ये क्या होता है, अंग्रेज सुरक्षा संधि कर लेते हैं, किससे, विक्रमजीत सिंह से। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी कहानी चलती है और इनके शासन काल में ये सब कारनामे हुए थे। ठीक है, अब आते हैं हम धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल यहाँ पर शासक बनते हैं, तो यहाँ पर पिंडारियों के दमन करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायता किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने यहाँ पर सहायता की लॉर्ड हेस्टिंग्स की। इन्होंने फ्रांसीसी सेनापति जॉन बैप्टिस्टा को भी क्या किया था, पराजित किया था। तो यहाँ पर ये हो जाता है। फिर इसकी क्या थी, 3 महान रानियाँ थी, जिनको 3 अलग अलग रानियाँ थी, जिनको गरई रानी, हरई रानी और लड़ाई रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण रानी होती है वो होती है लड़ाई रानी, जिसे आगे जाकर लड़ाई सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे लड़ाई सरकार के बारे में जान जाते हैं कि उनका क्या योगदान रहा है। तो लड़ाई सरकार की हम अगर बात करें तो यहाँ पर लड़ाई सरकार को ओरछा की विक्टोरिया कहा जाता था। ओरछा राज्य की विक्टोरिया किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था लड़ाई सरकार को। 1842 का जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, उस बुंदेला विद्रोह के दमन में इन्होंने कर्नल स्लीमैन की सहायता की थी। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी, और अंग्रेज में कौन था, कर्नल स्लीमैन। ठीक है, इन्होंने दत्तकपुर इनके पुत्र थे, इनके हमीर सिंह, इनको क्या किया, शासक बनाया। और 1857 की क्रांति में नत्थे खां को लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करने हेतु इन्होंने भेजा था। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करने के लिए लड़ाई सरकार ने किसको भेजा था, नत्थे खां को भेजा था। तो इस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग करते हुए इतिहास में अपना कार्य किया है। ठीक है, लड़ाई सरकार किसकी पत्नी थी ये, तो ये यहाँ पर धर्मपाल की पत्नी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी रानी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओरछा रियासत के बारे में इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग शासकों ने शासन किया और अपना योगदान दिया था। अब हम बात करेंगे पन्ना रियासत के बारे में। तो पन्ना रियासत, क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग रियासतें पढ़नी है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं पन्ना रियासत के बारे में। तो पन्ना रियासत के जो संस्थापक थे वो थे चंपत राय बुंदेला। चंपत राय बुंदेला क्या थे, यहाँ पर पन्ना रियासत के शासक थे। इनके पुत्र जो थे वो थे छत्रसाल बुंदेला। मतलब पन्ना रियासत के सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं वो होते हैं छत्रसाल बुंदेला। इन्होंने ओरछा पर अधिकार कर लिया है ना, और इनका शासनकाल था 1636 से लेकर 1641 तक। इस बीच तक चंपत राय बुंदेला ने क्या किया है, शासन किया है ना। जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1636 से लेकर 1641 तक। अब हम देखते हैं कि पन्ना रियासत के सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे छत्रसाल बुंदेला। अब छत्रसाल बुंदेला का जन्म होता है 1639 में पहाड़ी ग्राम में। ठीक है, तो पहाड़ी ग्राम में 1649 में इनका जन्म होता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी बोला जाता है। तो बुंदेलखंड के शिवाजी की बात करें तो वो कौन थे, वो थे छत्रसाल बुंदेला, बुंदेलखंड के शिवाजी। ठीक है, इन्हें पन्ना रियासत या पन्ना स्टेट का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन था पन्ना रियासत का, वो थे छत्रसाल बुंदेला जी। और इन्होंने बाद में क्या किया, छत्रपति शिवाजी से भी मित्रता कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ओरछा के क्षेत्रों को जीतकर इन्होंने राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, साम्राज्य का अपना विस्तार किया, और इस तरीके से इनकी ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानी जाती है। यहाँ पर इन्होंने सागर धमोनी के शमशेर खां को भी क्या किया, पराजित किया। गुना व दमोह के क्षेत्र को भी इन्होंने युद्ध के द्वारा क्या किया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। अंग्रेजों ने औरंगजेब ने इन्हें 4000 मनसब प्रदान किया और राजा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था जो थी, मनसबदारी व्यवस्था की हम अगर बात करें तो यहाँ पे 1567 में अकबर के द्वारा लाई गई थी, और अकबर के द्वारा ही जात रैंक और सवार रैंक डिसाइड की जाती थी। ठीक है, तो जात रैंक सवार रैंक डिसाइड जाती थी, यही पूरी प्रणाली कहलाती थी मनसबदारी व्यवस्था। तो यहाँ पर औरंगजेब के समय काल पर इन्हें 4000 का मनसब दिया गया और राजा की उपाधि भी दी गई। इसके समय काल में ही मोहम्मद खां बंगस का आक्रमण होता है। ठीक है, तो 1728 की हम अगर बात करें तो 1728 में क्या होता है, मोहम्मद खां बंगस का आक्रमण होता है। ये कौन था, ये एक मुगल सूबेदार था। छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी, और इस तरीके से यहाँ पर सहायता मांग करने से क्या होता है, यहाँ पर जो मराठा आते हैं और उन्हें विजयी प्राप्त कराते हैं।
छत्रसाल ने पेशवा को अपना तीसरा पुत्र भी माना है। तो यहाँ पर इन्होंने बाजीराव प्रथम को अपना तीसरा पुत्र भी मान लेते हैं। ठीक है, छत्रसाल जो थे वो साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने अपने समय काल पर विभिन्न विद्वानों और कवियों को संरक्षण भी प्रदान किया, और इनके समय काल पर जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे वो थे कवि भूषण। ठीक है, तो कवि भूषण ने छत्रसाल दशक की भी रचना की है ना। तो यहाँ पर छत्रसाल दशक की रचना करने वाले कौन थे? कवि भूषण। ठीक है, और इनके बाद अन्य कवि भी थे, वो जैसे लाल कवि थे, हंसराज थे, ये इनके काल में क्या थे? अन्य कवि भी थे। इसके बाद छत्रसाल के पुत्र आते हैं हृदय शाह। ठीक है, तो 1732 ईस्वी में उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है इन्हें। इन्होंने क्या किया? आक्रमण करके रीवा रियासत को जीत लिया जाता है, और गढ़ा कोटा में हैदरनगर का निर्माण हृदय शाह के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 1732 ईस्वी में क्या करते हैं? ये उत्तराधिकारी नियुक्त होते हैं और आक्रमण करके रीवा रियासत को भी जीत लेते हैं। जो बघेलखंड के शासक थे उन पर युद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं सुभाग सिंह। तो सुभाग सिंह की हम बात करें, ये इनके समय काल पर पृथ्वी सिंह का विद्रोह हुआ है ना। तो पृथ्वी सिंह का विद्रोह होता है, और क्या होता है? पन्ना में हीरों की खदानों की अगर खोज की बात करें तो वो किसके समय काल में हुआ था? वो हुआ था सुभाग सिंह के समय काल में। तो ये इनके लिए क्या हो जाता है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे आता है जैतपुर रियासत। ठीक है, तो जैतपुर रियासत के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर छत्रसाल के पुत्र जगत राज ने यहाँ पर क्या किया है? शासन किया है। छत्रसाल के दो पुत्र थे, एक हृदय शाह और एक जगत राज। तो जो जगत राज होते हैं वो क्या करते हैं? वो जैतपुर रियासत में शासन करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर पहाड़ सिंह आते हैं, गजराज सिंह आते हैं, केसरी सिंह अन्य शासक के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं? वो शासन करते हैं। ठीक है, अब अगर हम केसरी सिंह की बात करें तो यहाँ पर मराठा हिम्मत बहादुर व अली बहादुर के आक्रमणों से रक्षा के लिए अंग्रेजों से इन्होंने 1812 में क्या कर लिया? इन्होंने 1812 में सुरक्षा संधि कर ली। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? लगातार मराठों का आक्रमण हो रहा था। हिम्मत बहादुर और अली बहादुर के आक्रमणों से भी बचने के लिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से सुरक्षा संधि कर ली, जिसमें यहाँ पर क्या हो गया? अंग्रेजों का सैन्य अधिकार यहाँ पर स्थापित हो चुका था। ठीक है, इसके बाद शासक बनते हैं राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित का अगर हम समय काल की बात करें तो ये शासन करते हैं 1813 से लेकर 1843 तक। मतलब इनका समय काल क्या था? 1813 से लेके 1843 तक। ठीक है, बुंदेलखंड में क्या थे? ये मुख्य स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। और यहाँ पे इनके समय काल पे ही क्या होता है? इनके समय काल पे ही होता है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह इनके समय काल में भी होता है। साथ ही साथ जो बुढ़वा मंगल का जो संगठन बनाया जाता है वो भी इनके समय काल पे भी होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें इनके समय काल पे होती है। यहाँ पर बुंदेला विद्रोह 1942 में यहाँ पे बुंदेला विद्रोह 1842 में और बुढ़वा मंगल 1836 में आयोजित होता है। तो यहाँ पर बुंदेला विद्रोह के सूत्रधार भी इन्हें माना जाता है। इनके द्वारा बुढ़वा मंगल का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन कराया गया था। ठीक है, अब बुढ़वा मंगल के बारे में हम जानेंगे कि बुढ़वा मंगल में किस तरीके से इन्होंने कार्य किया। तो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। जो बुढ़वा मंगल था वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। 1835 में काशी नरेश नारायण सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया? इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य सभी राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित करना। ठीक है, तो यहाँ पे बुढ़वा मंगल का अगर आपको उद्देश्य की बात की जाए तो यहाँ पर जो वहाँ पे रियासत अलग अलग रियासतों के अलग अलग शासक थे, उन रियासत के सभी शासकों को एक जगह एकत्रित करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना? एकत्रित होना। ठीक है, अब यहाँ पे जो राजा परीक्षित होते हैं वो कहाँ के रहते शासक? वो रहते हैं जैतपुर के। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब बात आता है जो बुढ़वा मंगल का आयोजन होता है वो होता है 1836 में चरखारी में। ठीक है, तो चरखारी में बुढ़वा मंगल का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो रियासत, जागीरदार और उच्च अधिकारियों को बुलाकर एक संगठन का निर्माण करना। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि राजा परीक्षित ने अंग्रेज विरोधी मोर्चों का क्या किया? नेतृत्व किया। तो यहाँ पर अंग्रेज विरोधी मोर्चे का नेतृत्व किसने किया? राजा परीक्षित ने किया। बुंदेला विद्रोह की हम बात करें तो 1842 ईस्वी में इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी, है ना। मतलब 1842 में क्या होता है? बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, और यहाँ पे 1842 में बुंदेला विद्रोह हो जाता है। लड़ाई सरकार ने क्या किया? राजा परीक्षित को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे राजा परीक्षित गिरफ्तार हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने 1844 में अपना क्या कर देते हैं? अंग्रेजों के सामने अपना समर्पण कर देते हैं, और जैतपुर रियासत जो होती है उसका अंग्रेजों के द्वारा विलय कर लिया जाता है। तो यहाँ पे विलय हो जाता है जैतपुर रियासत का अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है
वो बुंदेला विद्रोह के बारे में आता है। इस पर 5 मार्कर है ना, 3 मार्कर, दोनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको 11 मार्कर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी और क्वेश्चन के साथ ऐड करके। ठीक है, तो सबसे पहले बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो विद्रोह हुआ था ये बुंदेलखंड की रियासतों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। ठीक है, इसकी यहाँ पे जो इनका मुख्य उद्देश्य था वो था अंग्रेजी सत्ता से क्या करना, अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करना, इनका मुख्य रीजन था। क्षेत्र की हम बात करते हैं तो क्षेत्र था सागर और दमोह के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को चलाया गया था। अब अगर नेता देखते हैं तो नेता में राजा परीक्षा जैतपुर से, हीरापुर के हृदय शाह और चिरगांव के जागीर राव और मदनपुर के ढिल्लन शाह, ये क्या करते हैं, ये बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में सामने आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, कारण क्या था कि कारण इस प्रकार से था कि अंग्रेजों के द्वारा चलाई जाने वाली हड़प नीति है ना, क्योंकि वो किसी का क्षेत्र हड़प लिया करते थे। यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था, जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो एक भू राजस्व व्यवस्था है। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर भारत के 51% क्षेत्रों में ये 30% क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो लगाई गई थी, है ना, और अंग्रेजों की भू राजस्व नीति तो थी। तो इस तरीके से ये जो कारण थे जिनका लगातार शोषण हो रहा था किसानों का, मजदूरों का, वो भी समाज में रह रहे लोगों का, तो यहाँ पर इन सबको को देखते हुए एक संगठन बनाया गया जो बुंदेला विद्रोह के रूप में सामने आया। इसकी शुरुआत हुई थी जो दोस्तों वो हुई थी 8 अप्रैल 1842 को। तो शुरुआत कब हुई, 8 अप्रैल 1842 को नरहट में मधुकर शाह के द्वारा यहाँ पर इसका शुरुआत हुआ। यहाँ पर इस संगठन में एक त्रिगुट की भी बात की गई, जहाँ पे त्रिगुट था वो बना था हृदय शाह, मधुकर शाह और परीक्षक राजा। ये लोग क्या थे यहाँ पर, ये लोग त्रिगुट के रूप में यहाँ पर इन्होंने कार्य किया और बुंदेला विद्रोह को अपना समर्थन प्रदान किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ था यहाँ पे सभी रियासतें थी, सभी कुछ था, लेकिन इनके असफलता के क्या कारण थे, तो कुछ कारण रहे होंगे जिससे उन्होंने क्या किया, इस विद्रोह या बुंदेला विद्रोह में उन्होंने सफलता अर्जित नहीं कर पाई। यहाँ पर हम बात करते हैं असफलता के कारण। तो सबसे पहले ओरछा की लड़ाई सरकार का क्या हुआ था, विरोध किया इन्होंने। चरखारी के राजा जो थे उन्होंने क्या किया, अपना सहयोग दिया, उन्होंने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। बानपुर के राजा जो मर्दन सिंह थे उन्होंने छल से या फिर विश्वासघात करके मधुकर शाह को पकड़वा दिया। तो पहले मेन नेता जो है पकड़ाए गए। लड़ाई सरकार ने राजा परीक्षित को पकड़ाया जो जैतपुर के शासक थे, तो ये दूसरे मेन नेता पकड़ा गए। और शाहगढ़ के राजा बखत बली ने हृदय शाह को पकड़वाया, तो ये हृदय शाह ही पकड़ गया, तो ये तीसरा रीजन था। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने ही लोगों ने क्या किया, विश्वासघात किया, और विश्वासघात के पश्चात क्या हुआ, यहाँ पर ये विद्रोह क्या हो गया, पूरी तरीके से दब गया। इसके परिणाम क्या थे, तो यहाँ पर परिणाम की हम बात करते हैं तो जनमानस और रियासतों में एकता का सूत्रपात हुआ। ठीक है, लोगों ने देखा कि कितने बड़े रूप में इन्होंने आंदोलन किया और किस तरीके से अलग अलग रियासतों ने बुरे वक्त में यहाँ पर मिलकर और सही तरीके से एक मतलब क्या हुआ, एक आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जनमानस और रियासतों की एकता का भी सूत्रपात होता है। फिर हम बात करते हैं प्रजा में राष्ट्रवाद की भावना की, तो ये भी जागृत होती है। 1857 की क्रांति में उन्होंने क्या किया, इन सब ने मिलकर विद्रोह भी किया था। तो इस तरीके से जो 1842 का बुंदेला विद्रोह था वो उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे 1857 की एक राजभावना या राष्ट्र भावना की क्या किया, एक यहाँ पे भावना का सूत्रपात होता है। समझ में आया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अजयगढ़ रियासत के बारे में। तो अजयगढ़ रियासत की बात करें तो जैतपुर राजा पहाड़ सिंह के भतीजे गुमान सिंह ने बांदा अजयगढ़ में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, शासन किया। बखत सिंह विलियम बेंटी की सहायता से शासक बना। यहाँ पे जो बखत सिंह रहता है वो विलियम बेंटी की सहायता से क्या करता है, शासक बनता है। और जो लक्ष्मण दउआ रहता है, लक्ष्मण दउआ का अंग्रेजों से क्या होता है, यहाँ पर विद्रोह होता है। तो ये अजयगढ़ रियासत की क्या क्या थी, मेन कहानियाँ थी। तो इस समय पर ये काल हुआ था। उसके बाद हम देखें यहाँ पर अजयगढ़ रियासत के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हमें मिलती नहीं है या फिर इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो इसलिए हम इतना ही जानेंगे यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर चंदेरी बानपुर रियासत के बारे में। तो चंदेरी बानपुर रियासत की हम बात करें तो 1612 ईस्वी में मुगल बादशाह के संरक्षण में भरत सिंह शासक बना। ठीक है, यहाँ पे मुगल बादशाह का क्या होता है, संरक्षण होता है। और संरक्षण के पश्चात चंदेरी बानपुर रियासत के जो शासक बनते हैं वो होते हैं भरत सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई वो बनाई थी चंदेरी को। ठीक है, तो यहाँ पे राजधानी क्या है चंदेरी बानपुर की, वो है चंदेरी। 1802 ईस्वी की बात करें तो 1802 में मोर प्रहलाद शासक, जो मोर प्रहलाद शासक थे वो शासक बनते हैं। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बानपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो मोर प्रहलाद क्या होते हैं, वो शासक बने और बानपुर को अपनी राजधानी बनाया।
सिंधिया ने क्या करता है यहाँ पर, सिंधिया चंदेरी के कुछ भाग को यहाँ पर जीत लेते हैं। किससे? यहाँ पर मोर प्रहलाद से यहाँ पर सिंधिया जो है चंदेरी का कुछ भाग जीत लिए। उसके बाद 1842 की बात करें तो 1842 में मर्दन शाह बने। इन्होंने बुंदेला विद्रोह में अपना क्या किया, अपना योगदान इस प्रकार से दिया कि इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, बुंदेला विद्रोह में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के द्वारा सिंधिया से चंदेरी वापस लेने का वचन दिया गया था। तो यहाँ पर जो मर्दन शाह के द्वारा क्या होता है कि मर्दन शाह को बोला गया कि हम जो सिंधिया से चंदेरी वापस लेकर आपको दे देंगे, पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेज विश्वासघात करते हैं और बाद में अंततः क्या करते हैं, वो चंदेरी नहीं देते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये भी नाखुश हो जाता है। और 1857 की क्रांति में जब ये इसका बदला किस प्रकार से लेता है, तो ये लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई का साथ देकर। तो 1857 की क्रांति में जो मर्दन शाह रहते हैं वो किसका साथ देते हैं, वो देते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, अब 1858 में स्टुअर्ट ने इस क्रांति का दमन किया और मर्दन सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। तो यहाँ पर 1858 का समय काल आ गया है जहां पर क्या होता है, मर्दन सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं, है ना। अब आती है बात शाहगढ़ रियासत के बारे में। तो शाहगढ़ रियासत की आप अगर बात करें तो यहाँ पर छत्रसाल ने ही शासन किया था। छत्रसाल ने मुख्य रूप से शासन किया, उसके बाद यहाँ पर हृदय शाह ने शासन किया। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि छत्रसाल यहाँ पर उनका साम्राज्य बड़ा था, तो यहाँ पर उन्होंने ही शाहगढ़ रियासत बसाई थी। उसके पश्चात हृदय शाह ने उसे संभाला। यहाँ पर इसके पश्चात पृथ्वी सिंह शासक बने और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मुख्य काम किया था वो किया था पृथ्वी सिंह के द्वारा शाहगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे शाहगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक है, हाँ, इसके पश्चात हरि सिंह शासक बनते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजधानी परिवर्तित करके यहाँ पे वो गढ़ा कोटा को अपनी राजधानी बना देते हैं। तो पृथ्वी सिंह के समय राजधानी क्या थी, वो थी शाहगढ़, और यहाँ पर हरि सिंह शासक के समय राजधानी कौन सी थी, तो वो थी गढ़ा कोटा। ठीक है, उसके बाद शासक बनते हैं मर्दन सिंह। अर्जुन सिंह के द्वारा शासन किया गया, लेकिन इनका इस समय पर गढ़ा कोटा पर सिंधिया के अधीन ही था। और इसके बाद जो मुख्य शासक बनते हैं वो बनते हैं बखत बली, और बखत बली ने यहाँ पर शासन करते हैं। तो इनके समय काल पर भी क्या होता है, ये दो चीज़ें होती हैं, जो पहली थी बुढ़वा मंगल का आयोजन और दूसरा होता है बुंदेला विद्रोह, है ना। ये दो मुख्य चीज़ें किसके समय काल पे हो रही हैं, बखत बली। और बखत बली किस रियासत में थे, तो वो थे शाहगढ़ में। अब बखत बली के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो यहाँ पर 1842 में क्या होता है, बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया जाता है ना। यहाँ पे बखत बली ने क्या किया था, बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। इसका मेन कारण ये था कि अंग्रेजों ने क्या बोला कि अंग्रेजों ने बोला कि जो सिंधिया का जो गढ़ा कोटा का क्षेत्र है वो हम वापस आपको लाकर दे देंगे। इसका वचन दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो फॉलो तो करेंगे नहीं। तो आगे जाकर यही होता है, और वो फॉलो नहीं करते हैं इस चीज़ को, इस वचन को, तो उससे समस्या खड़ी होती है। परिणाम क्या होता है यहाँ पर कि हीरापुर के जो हैदर शाह रहते हैं वो स्लीमन को इनके समक्ष क्या कर देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, तो हीरापुर के हैदर शाह को क्या करता है, ये स्लीमन इनके समक्ष कौन दे देता है, वो देता है बखत बली। तो बखत बली ने यहाँ पे ये मेन काम किया। उसके बाद हम बात करें कि एलन बरो ने गढ़ा कोटा जीता और बखत बली को नहीं दिया। समस्या यहाँ से चालू होती है वापस से। तो यहाँ पे जो एलन बरो होते हैं, एलन बरो ने यहाँ पे गढ़ा कोटा जीत लिया, और गढ़ा कोटा जीतने के पश्चात भी वो बखत बली को नहीं देते हैं। तो अब बखत बली का दिमाग खराब हो जाता है कि भैया आपने बोला और दिया नहीं। तो यहाँ पर बखत बली क्या करते हैं, बखत बली 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का साथ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों को समझ में आई कि अब दिक्कत तो हो गई है। तो यहाँ पे दोनों क्या करते हैं, 1842 के जब आंदोलन में इन्होंने अपने ही शासकों का साथ नहीं दिया, तो अब साथ कब दे रहे हैं, ये 1857 की क्रांति में। समझ में आया। 1857 में बखत बली के सेनापति बोधन दउआ ने गढ़ा कोटा पर वापस अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से 1857 में किसको मिल गया, बोधन दउआ को गढ़ा कोटा का क्षेत्र मिल चुका है। और 1858 में ह्यूरोज जो रहते हैं वो गढ़ा कोटा और शाहगढ़ दोनों पर क्या कर लेते हैं, वो अधिकार जमा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इस रियासत में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम बात करें छतरपुर रियासत की। तो छतरपुर रियासत में एक बात करें तो यहाँ पर जो नगर की स्थापना करते हैं, तो नगर की स्थापना करते हैं वो करते हैं छत्रसाल। ठीक है, तो छतरपुर की स्थापना की थी नगर की, वो की थी छत्रसाल ने। और अगर रियासत की हम बात करें तो रियासत की स्थापना की थी, वो की थी सोनेजू पवार ने। तो सोनेजी पवार ने इस रियासत की स्थापना की। इसके बाद प्रताप सिंह जो रहते हैं वो नौगांव में अंग्रेजी सैन्य छावनी का निर्माण कराते हैं, और इसके पश्चात अंततः यहाँ पे शासन कौन करते हैं, जगत राज। ठीक है, तो जगत राज कौन थे, जगत राज थे छत्रसाल के पुत्र। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें होंगी छतरपुर रियासत में।
फिर हम बात करते हैं दतिया रियासत की। तो दतिया के शासकों को राव के उपनाम से जाना जाता था। क्या बोला जाता था? राव के उपनाम से जाना जाता था। किसे? यहाँ पर दतिया रियासत के शासकों को। फिर यहाँ पे वीर सिंह बुंदेला का शासन आया, भगवान दास बुंदेला का शासनकाल आया और यहाँ पे राजा परीक्षित का भी शासनकाल आता है। मराठा और पिरंडारी के लगातार आक्रमण इनके मतलब रियासत की प्रमुख समस्या बन के आई थी। ठीक है, 1804 में ये क्या करते हैं? अंग्रेजों से सुरक्षा संधि कर लेते हैं और सुरक्षा संधि करने के पश्चात यहाँ पर क्या होता है? जो पूरी सैन्य सेना वो अंग्रेज संभालने लगती है। विलियम बेटी के शासनकाल में क्या करते हैं? विलियम बेटी की सहायता से पिंडारियों का दमन करते हैं और अंग्रेजों का जो दतिया रियासत रहती है उनका अंग्रेजों में विलय कब कर दिया जाता है या कंपनी में विलय कब कर दिया जाता है? तो ये यहाँ पे साथ में क्या होता है कि राजा परीक्षित के समय काल पर ही दतिया का जो विलय है कंपनी के रूप में वो अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दतिया रियासत भी यहाँ पर इतनी ही हमें जानकारी मिलती है। फिर हम आते हैं विजय राघवगढ़ रियासत के बारे में। तो विजय राघवगढ़ रियासत की हम अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो कटनी का क्षेत्र है। ठीक है, तो विजय राघवगढ़ कहाँ है? वो कटनी जिले में स्थित है। पन्ना रियासत के शासक हृदय शाह के सेनापति ने मैहर का क्षेत्र पर क्या किया? अधिकार कर लिया। अब अधिकार करने के पश्चात 1826 में इस रियासत का दो भाग में विभाजन होता है, जहां पे एक मैहर रियासत अलग होती है और दूसरी रियासत अलग होती है विजय राघवगढ़ रियासत। ठीक है, तो यहाँ पे दो रियासतें बन गई और अंततः क्या होता है? अंग्रेजों ने सुरक्षा संधि करी और कंपनी में इसका क्या किया? विजय राघवगढ़ का विलय कर दिया। तो यहाँ पे विजय राघवगढ़ की भी कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर हम बात करें कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्यों बनाया गया था। तो यहाँ पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो बनाया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इसका जो गठन किया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था देशी रियासतों का समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, इनको समर्थन चाहिए जिससे इनके विरुद्ध कोई भी विद्रोह ना करें। साथ ही साथ लोगों के अंदर जो पैदा हो रही थी लगातार राष्ट्रभाव की भावना, उसे भी यहाँ पर कम करने का प्रयास पूरी की तरह से अंग्रेजों के द्वारा किया गया। राज्यों के 121 प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर क्या होते थे? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शामिल हुआ करते थे। इसी बीच दोस्तों छतरपुर जिले में एक चरण पादुका नरसंहार होता है जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। किसे? चरण पादुका नरसंहार को। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 14 जनवरी 1931 को यह नरसंहार होता है। यह नरसंहार उर्मिल नदी के तट पर होता है और अंग्रेजों की दमनकारी नीति को लेकर यहाँ पे विद्रोह होता है। तो यहाँ पे कहानी कहाँ शुरू होती है? जब अंग्रेजों के द्वारा लगातार शोषण किया जाता है, यहाँ पर सही तरीके से मतलब यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर कर वसूला जाता है, यहाँ पर भू राजस्व की बहुत बड़ी समस्या चलती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग? यहाँ पर इनके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। और जब विद्रोह करते हैं तो विरोध में क्या होता है? सरजू दावा और लल्लू सिंह एक सभा का आयोजन करते हैं। उस सभा के आयोजन में ही क्या होता है? बहुत सारी भीड़ जमा होती है और एक फिसर नाम का व्यक्ति रहता है जिन्होंने क्या करते हैं? वो अंधाधुंध गोलियां चलवा देते हैं भीड़ पर। तो ये पूरी की पूरा जो नरसंहार है ये कॉपी है किसका? जलियांवाला बाग हत्याकांड का, जो उसकी हमें क्या करते हैं? याद दिलाते हैं, उस नरसंहार की याद दिलाते हैं। इसलिए इस चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर बुंदेली रियासत के बारे में कि किस तरीके से बुंदेली रियासत का भारत में विलय हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 1818 से लेकर 1848 के बीच ये अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया? सहायक संधि की थी। अब सहायक संधि के पश्चात 1862 में जो बुंदेलखंड की 30 रियासतें थी उससे 30 रियासतों का विलय ब्रिटिश सरकार में कर दिया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार में इन सभी रियासतों का विलय हो गया। 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड के जो सभी शासक रहते हैं वो क्या करते हैं? भारत के विलय पत्र में हस्ताक्षर कर देते हैं और भारत के विलय पत्र में हस्ताक्षर करने के पश्चात बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो पार्ट सी में क्या हो जाता है? उसका विलय हो जाता है और विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ये क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो बुंदेलखंड की जो रियासत है या बुंदेली रियासत है उसका विलय भारत में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने अलग अलग रियासतों के बारे में जान लिया। रियासतों को समझने के पश्चात उनके शासकों के बारे में जान लिया और यहाँ पर जो मेन इवेंट्स हुए थे जैसे बुढ़वा मंगल और यहाँ पर बुंदेली विद्रोह 1842 का, वो चीज़ें हम यहाँ पर आपको 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से यहाँ पर पढ़ा जा चुका है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से बुंदेली रियासत में उनकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, साथ में साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हम जानेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हम प्रशासनिक परिदृश्य की बात करें तो बुंदेलखंड के शासकों ने सत्ता का संचालन किया है। तो यहाँ पर सत्ता का संचालन किसने किया? बुंदेलखंड के शासकों ने। सर्वाधिक शक्ति उनके ही पास थी, है ना। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि प्रशासनिक परिदृश्य में इनके मुख्य अंग क्या क्या थे। तो राजा की हम बात करते तो यहाँ पे मुख्य क्या होता था? राजा हुआ करता था। इसके पास ही क्या होती थी? सर्वोच्च शक्तियां होती थी। यहाँ पर जितने भी निर्णय न्याय सब कौन करता था? यहाँ पर राजा करता था। और राजा कैसा था? राजा एक निरंकुश राजा था, मतलब वहाँ पे उसकी इमेज कैसी थी? एक निरंकुश राजा के रूप में ही थी। यहाँ पे दीवान होता था। तो दीवान क्या होता था? प्रशासनिक मुखिया होता था। राजस्व का भी प्रमुख ये देखता था। तो राजस्व यहाँ पर जो दीवान होते थे वो बड़े ही महत्वपूर्ण पद में बैठा करते थे। ब्राह्मण की बात करें तो यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान का जो कार्य किया जाता था वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। यहाँ पे दरबार खास की बात करते हैं तो सभी कर्मचारियों का नियंत्रण रखने वाला को क्या बोला जाता था? उसे बोला जाता था दरबार खास। और दुर्ग और महल की रक्षा करने वाले लोगों को बोला जाता था किलेदार, जो उसका अधिकारी होता था। तो यहाँ पर इस तरीके से इनका प्रशासनिक परिदृश्य और इनके प्रमुख अंग ये थे। संपूर्ण प्रशासक जो केंद्र होता था वो राजा ही होता था, मतलब जितने भी निर्णय, जितना भी यहाँ पर प्रशासनिक संभालना होता था वो राजा को ही महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक परिदृश्य की। तो सामाजिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 वर्गों में विभाजित था। अब आपको 4 वर्ग पता हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 4 वर्गों में विभाजित था। जो यहाँ पर ब्राह्मण थे वो राजा और राज परिवार के गुरु व पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। जितने भी कर्मकांड हो गए, जो भी पूजा करानी हुई, वो ब्राह्मणों के द्वारा ही आयोजित की जाती थी। उनके द्वारा ही सभी कुछ पूरा का पूरा देखा किया जाता था। यहाँ पर जो राजा था वो ब्राह्मण को गांव की भूमि देता था और गांव की भूमि देने पर भी इनका कोई लगान नहीं लिया जाता था। मतलब गांव की भूमि भी मिल रही है इन्हें और साथ ही साथ इन पे कोई लगान नहीं होता था। क्षत्रिय वर्ग को मुख्य रूप से यहाँ पर ठाकुर कहा जाता था। पूरे मध्यकाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षत्रिय वर्ग या राजपूत वर्ग को क्या बोला जाता था? ठाकुर बोला जाता था। ये हवेलियों में रहकर क्या करते थे? विलासी जीवन व्यतीत किया करते थे, है ना। नारी की हम स्थिति की हम बात करें तो नारी की स्थिति कैसी थी? शासकों और सामंतों से बहुविवाह प्रथा का आयोजन किया जाता था, मतलब प्रचलन था इसका। और साथ ही साथ कन्यावध, सती प्रथा और जौहर प्रथा, ये अभी वर्तमान समय की या उस समय की क्या थी? सामाजिक कुरीतियाँ थी, पर इनके में एक प्रथा के रूप में देखा जाता था। तो ये सभी प्रचलन इनके समय काल पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर वैश्य की बात करें तो व्यापार से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते थे वो वैश्यों पर आधारित हुआ करते थे। और शूद्र जो रहते थे वो नीची जाति के लोग थे, जो समाज में रहकर क्या करते थे? साफ सफाई का कार्य आदि किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर सामाजिक परिदृश्य या सामाजिक जो विशेषताएं थी वो बुंदेलखंड रियासत में हमें देखने को मिलती है। अब हम आर्थिक परिदृश्य की हम अगर बात करें तो राज्य की आय के जो प्रमुख साधन थे वो थे राजस्व, वन संपदा, चुंगी कर, हाट बाजार कर और युद्ध अभियान से प्राप्त धन आय का प्रमुख साधन थे। मतलब यहाँ पे उन्हें राजस्व, भू राजस्व से यहाँ पे राजस्व मिलता था। साथ ही साथ जो वन संपदा थी, लकड़ियों से उन्हें धन प्राप्त होता था। चुंगी कर, अब चुंगी कर क्या होता है कि यहाँ पे आने जाने वाले राहगीर या उनके बॉर्डर से जो निकलते थे उनसे एक कर लिया जाता था, वही कहलाता है चुंगी कर। ठीक है, हाट बाजार कर हुआ करता था। युद्ध अभियान से जब युद्ध करके जीत के आते थे तो उन्हें क्या होता था? बहुत सारा धन प्राप्त होता था। तो यहाँ ये इनका क्या था? आर्थिक परिदृश्य था या आर्थिक विशेषताएं थी जिसके आधार पर इनके राजस्व में वृद्धि होती थी। ठीक है, सांस्कृतिक परिदृश्य की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बुंदेली स्थापत्य कला में शासकों के द्वारा महल, दुर्ग, मंदिर और तालाब आदि का क्या किया गया? निर्माण कराया गया। मतलब इन्होंने क्या अपने शासनकाल में स्थापत्य कला में भी अपना क्या दिया? महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था भारती चंद्र के द्वारा, जो ओरछा में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया वीर सिंह बुंदेला ने। लक्ष्मी मंदिर का निर्माण कराया ये भी वीर सिंह बुंदेला ने। उसके बाद शिवगिरी मंदिर का निर्माण कराया दतिया के दलपत राव ने। प्राणनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं छत्रसाल है। कहाँ स्थित है? वो पन्ना में स्थित है। अब हम महल या दुर्ग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से महल या दुर्ग थे? तो वो थे राम राजा महल, जो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने निर्माण करवाया। जहांगीर महल की बात करें तो यहाँ पर निर्माण कराया था वीर सिंह देव के कारण। और शीश महल का निर्माण कराया था उद्धोत सिंह ने। वीर सिंह बुंदेला कर लेंगे, वीर सिंह बुंदेला ने निर्माण करवाया।
फिर शीश महल की हम बात करें तो उद्धोत सिंह ने निर्माण करवाया। रायप्रवीण महल में इंद्रमणि बुंदेला ने निर्माण करवाया। रामनगर दुर्ग दुर्जन सिंह बुंदेला ने। सतखंडा महल का निर्माण वीर सिंह देव ने। और यहाँ पे छतरपुर जो नगर बसाया गया था वो बसाया गया था राजा छत्रसाल के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पे महल या दुर्ग इनके द्वारा बुंदेलखंड रियासतों के द्वारा अलग अलग शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। अब अगर तालाब की बात करते हैं तो तालाब में जो मुख्य कार्य किए थे वो किए थे वीर सिंह बुंदेला ने। तो वीर सिंह बुंदेला ने वीर सागर तालाब, करण सागर तालाब और समंदर सागर तालाब, इन 3 तालाबों का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। और चंदेलकालीन जो तालाब थे, जो चंदेल के समय में जो चंदेल शासकों ने यहाँ पे अलग अलग किले बनवाए थे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चंदेलकालीन शासनकाल के तालाबों का जीर्णोद्धार भी क्या किया गया, बुंदेलखंड रियासत के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी बुंदेलखंड की रियासत समाप्त होती है। यहाँ पर आपका जो पेपर 1 पार्ट ए यूनिट जो 5 है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कराई जा चुकी है। आप सभी रियासतें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। इन रियासतों को सूक्ष्म तरीके से देखिए, इनके स्थापत्य को देखिए, इनके काल को देखिए, प्रशासन को समझिए और इन सभी को समझने के पश्चात आप इसमें जो क्वेश्चन आते हैं MPPSC में 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर YouTube पर फ्री में पूरी की पूरी रियासतें आपको पढ़ा दी गई हैं, जहाँ पे आपको सभी रियासतों के बारे में जानकारी मिल जाएगी और आपको किसी भी कंटेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सारे आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ पूरी होती है। ठीक है, और आप यहाँ पर जो भी आपका जो पूर्व में रियासत पढ़ाई जा चुकी हैं उनको पढ़िए और समझिए। यहाँ पर आपका क्या होता है, पेपर ए पार्ट ए का जो यूनिट 5 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अब आगे हम नई सीरीज लेके आएंगे जहां पर आपको YouTube पर ही आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, साथ ही साथ आप मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरा YouTube से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे की सीरीज जब हम मिलेंगे, आगे की सीरीज हम लेके आएंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।